अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनो ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण यहाँ कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, 7th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसके फर्स्ट 5th पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 6th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स में हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स यानी आपदाओं का वर्गीकरण। उनमें से हमने भूकंप, सुनामी और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये 3 आपदाएं हमने पहली वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बाढ़ यानी फ्लड। हमारा नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड। देखिए फ्लड कैसे आती है, किस तरह से फ्लड का इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैलता है, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए बाढ़ यानी फ्लड की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है, तब क्या होता है, तब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। देखिए नदी का जल उफान के समय, नदी में उफान कब होता है, जब किसी रिवर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है, नदी में उफान मतलब नदी का जो रिवर बेड है उसके अलावा नदी दोनों तरफ से क्या है, नदी से बाहर बहना शुरू हो जाती है और जल वाहिका को क्या है तोड़ती हुई मानव बस्ती और उसके आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाते हैं। देखिए जब किसी रिवर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, वो कौन कौन से कॉजेस होते हैं ज्यादा होने के, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तब कि जब किसी रिवर में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, उसके चलते जब वाटर रिवर से बाहर बहना शुरू कर देता है और ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर घुस जाता है या फिर उनके आसपास की जमीन पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं बाढ़ यानी फ्लड। देखिए दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। देखिए दूसरी प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है। तो इस तरह से जो दूसरी आपदा है, जैसे भूकंप है, तो भूकंप और ये जो दूसरी आपदा है ये कहीं सडनली होती है, अचानक होती है, अचानक से भूकंप आता है, अचानक से सुनामी आती है। तो इस तरह से वो सारी चीजें क्या है, सडनली होती है। लेकिन ये जो फ्लड डिजास्टर है, ये डिजास्टर हमें पहले से पता चल जाता है कि फ्लड आने वाली है। देखिए दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने कैसे हैं, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उसके चलते हमें क्या पता चल जाता है कि अगर बारिश नहीं रुकेगी तो क्या है, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनके कारण जाने पहचाने हैं, मतलब लगातार बारिश हो रही है तो बारिश किस में चेंज हो जाएगी, वो हैजार्ड किस में चेंज हो जाएगा, वो डिजास्टर में चेंज हो जाएगा यानी फ्लड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बाढ़ अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों ऋतु में ही आती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि बाढ़ सडनली नहीं आती, जब लगातार बारिश होती रहती है तो हमें पता चल जाता है कि बाढ़ आ सकती है। तो अचानक बाढ़ नहीं आती, उसका हमें पहले ही पता चल जाता है और ये बाढ़ कुछ विशेष क्षेत्रों में आती है। देखिए जहां पर बारिश ज्यादा होती है, जिन एरियाज में, उन्हीं एरियाज में बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और विशेष ऋतु में ही होते हैं। देखिए अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया में बाढ़ कौन से सीजन में आती है, तो इंडिया में जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, जो हमारी मानसून की ऋतु है, उसी ऋतु में क्या है, बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। अगर हम नीचे साउथ में देखें, जैसे तमिलनाडु वाला, केरल वाला, तमिलनाडु वाला स्टेट अगर हम देखें तो वहां पर बाढ़ कब आती है, लौटते हुए मानसून से आती है। मतलब जब मानसून पूरे इंडिया से लौटता हुआ नीचे बारिश करता है तमिलनाडु स्टेट में, तो उस टाइम पे वहां पर बारिश आती है। तो इसीलिए यहाँ पर यही बताया गया है कि बाढ़ अचानक से नहीं आती, कुछ विशेष क्षेत्रों में आती है और कुछ विशेष ऋतु में ही आती है। देखिए बाढ़ तब आती है जब नदी वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदानों के निचले हिस्सों में भर जाता है। देखिए मैदानों का निचला हिस्सा कौन सा होता है, मान लीजिए ये कोई मैदान है, इसका निचला हिस्सा, मान लीजिए इस मैदान में यहाँ कोई गड्ढा है, तो ये जो गड्ढा है इसको बोला जाता है मैदानों का निचला हिस्सा। मतलब जब यहाँ पर एकदम से पानी आएगा तो सबसे पहले
पहले कहां भरेगा, इस गड्ढे में भरेगा। तो जब बाढ़ अधिक मतलब अधिक पानी की मात्रा जब होती है तो जल बाढ़ के रूप में मैदानों के निचले हिस्सों में भर जाता है। जो हिस्सा ज्यादा धंसा हुआ होता है, जो जमीन का हिस्सा ज्यादा नीचे होता है, उसमें सबसे पहले बाढ़ का पानी जमा होता है। कई बार झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में क्षमता से अधिक जल भर जाता है। देखिए जब जल की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो जैसे झीलों में मतलब कोई लेक है, कोई झील है, जब उसकी कैपेसिटी जितनी होती है उस जल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर भरने की, अगर उससे ज्यादा जल वहां पर इकट्ठा हो जाता है तो वो भी किसका कारण बनता है, बाढ़ का कारण बनता है। और आंतरिक जल क्षेत्र में भी जल क्षमता से अधिक भरने मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जल, किसी लेक की कैपेसिटी से ज्यादा जल वहां पर इकट्ठा हो जाता है तो किसका कारण बनता है, वो बाढ़ का कारण बनता है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि बाढ़ आने के कुछ और भी कारण है। देखिए बारिश के अलावा कुछ और ऐसे रीजंस हैं यहाँ पर जिसके कारण बाढ़ आती है। तटीय क्षेत्रों में तूफान महोर्मी, देखिए तूफान महोर्मी मैंने आपको पहले भी बताया था, तूफान महोर्मी क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज होते हैं। मतलब हवाएं जब विंड किसी समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो क्या करती हैं, वो समुद्र का मतलब अपने प्रेशर के कारण समुद्र का जो पानी है उसका वाटर लेवल उसको राइज कर देती हैं। तो वाटर लेवल राइज होने से एकदम से जैसे वाटर ऊपर उठेगा तो फिर वो कहां पर टकराता है, सीधा तटों पर टकराता है, किनारों पर टकराता है। तो तटीय क्षेत्रों में तूफान महोर्मी स्टॉर्म सर्ज के कारण भी तटीय क्षेत्रों में क्या आती है, बाढ़ आती है। एकदम से समुद्र का पानी क्या है, राइज होकर कहां पर एकदम से फॉल होता है, उसका तटों पर फॉल होता है। तो इस तरह से तटीय क्षेत्रों में भी तूफान महोर्मी के कारण बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्या है कि लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, लंबे समय तक बारिश होती रहे वो भी किसका कारण बनती है, वो भी बाढ़ का कारण बनती है। क्योंकि लंबे समय तक जब बारिश होती रहेगी वहां पर हर एक जगह पर क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा और लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हिम का पिघलना। देखिए स्नो यानी आइस, इनकी मेल्टिंग कैसे होती है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ है उसकी क्या है, मेल्टिंग शुरू हो जाती है और वो पिघलकर पहाड़ों से कहां पर आती है, नीचे मैदानी एरियाज में आती है। तो इस तरह से जब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके कारण जब आइस मेल्ट होकर नीचे आती है तो नीचे वाले एरियाज में क्या है, बाढ़ आने के कारण हो जाती है। मतलब वहां पर क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट क्या है कि जमीन की अंतस्पंदन की दर में कमी आना। अंतस्पंदन होता है कि इनफिल्टरेशन मतलब जो जमीन के अंदर पानी जाता है, तो जमीन की जो इनफिल्टरेशन में जब रिडक्शन होता है उसकी वजह से भी क्या है, ऊपर जब पानी जमा हो जाएगा तो वो भी बाढ़ का कारण बनता है। नेक्स्ट क्या है कि अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। देखिए अधिक मृदा अपरदन, जब सॉइल इरोजन होता है तो उसके कारण कैसे बाढ़ आती है। देखिए जब हम किसी फॉरेस्टेड एरिया को काट देते हैं तो उसके काटने से क्या है, वहां की सॉइल लूज हो जाती है और जब वहां पर बारिश होती है तो वो जो ऊपर वाले टॉप लेयर है वो सारी बहकर कहां पर आ जाती है, नदियों में आ जाती है। तो नदियों में फिर क्या होता है कि जमीन ये अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा, देखिए जो सॉइल इरोजन होगी जब वो नीचे आएगी, नदियों में आएगी तो नदियों में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एल्यूवियल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी जलोढ़ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब मान लीजिए किसी रिवर में वहां पर क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक पानी बह रहा है और जब सॉइल इरोजन के कारण उस रिवर बेड में बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, वहां पर गाद मिट्टी कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी क्या है, राइज हो जाएगा, उसका लेवल हाई हो जाएगा। और जब किसी रिवर के पानी का लेवल हाई होगा तो वो फिर कहां पर बहेगी, वो नदी के दोनों तरफ से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए जो मृदा अपरदन है, जो सॉइल इरोजन है, वो भी बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है और काफी तबाही लेकर आती है। ये बाढ़ जो डिजास्टर है ये केवल इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और काफी तबाही लेकर आता है। जब भी ये होता है काफी डिस्ट्रक्शन इससे होता है। लेकिन चीन, भारत, बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। देखिए अगर हम इंडिया का देखें, बांग्लादेश का देखें तो यहाँ पर जो नीचे हिंद महासागर पड़ता है, जो इंडियन ओशन है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून पवनें जब इंडिया की तरफ एंटर करती हैं तो वो वहां से काफी मात्रा में आर्द्रता उठाती है, ह्यूमिडिटी उठाती है और बारिश कहां पर करती हैं, इंडिया में करती हैं। तो इस तरह से इंडियन ओशन की वजह से भी क्या है, इंडिया में जैसे बांग्लादेश में यहाँ पर हर साल बाढ़ के चांसेस होते हैं और हर साल क्या है, बाढ़ आती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव
एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए जो बाढ़ जो एक नेचुरल डिजास्टर है, इसमें नेचुरली जो बाढ़ आती है, जो नेचुरली जो काम होते हैं, उसके अलावा मैन मेड कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, बाढ़ को बढ़ावा देती हैं। देखिए कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते बाढ़ जो डिजास्टर है उसको बढ़ावा मिलता है। मानवीय क्रियाकलापों जैसे अंधाधुंध वन कटाई, मतलब जब ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते डिफोरेस्टेशन होता है, जब फॉरेस्ट एरिया को काटा जाता है, उसके चलते भी क्या है, जब बारिश होती है तो वहां की सॉइल इरोज हो जाती है, जिससे नीचे नदियों में वो सॉइल, वो एल्यूवियल जमा होने के कारण वहां पर बाढ़ के चांसेस बनते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव की बस्तियों की वजह से बाढ़ की तीव्रता और परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। देखिए मैदानों पर, बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बस्तियां, जो नदियों के दोनों तरफ जो बाढ़ग्रस्त मैदान होते हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है, जब उन एरियाज में मानव क्या करता है, अपनी सेटलमेंट वहां पर बना लेता है, अपनी बस्तियां वहां पर बसा लेता है, तो क्या है, उन्होंने तो अपनी बस्तियां बसा ली वहां पर, लेकिन हर साल वहां पर बाढ़ आएगी तो बाढ़ कहां पर जाएगी, सीधा उनके पानी कहां पर जाएगा, उनके घरों में जाएगा। तो बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बस्तियों की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता क्या है, बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है कि जो बाढ़, जो रिवर के दोनों तरफ जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहां पर भी इंसान ने क्या किया, अपनी बस्तियां बसा ली। तो इस तरह से ये कुछ कारण है जिसके चलते भी बाढ़ को बढ़ावा मिलता है। भारत में विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। देखिए भारत के विभिन्न राज्यों, कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पर हर साल बाढ़ आते हैं, जैसे बिहार स्टेट है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो हर साल वहां पर क्या लेकर आती हैं, बाढ़ लेकर आती है। तो इसलिए भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण हर साल क्या होता है, बहुत अधिक डिस्ट्रक्शन होता है, भारी जान माल की यानी लाइफ और प्रॉपर्टी का वहां पर लॉस होता है। देखिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मतलब हर साल लगभग इतनी एरिया में क्या है, बाढ़ आती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश की 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को किसमें घोषित किया है, उसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून पवन है, जो मानसून सीजन में बारिश होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून पवन क्या है, 2 तरह से इंडिया में एंटर करता है। एक अरब सागर से आने वाली मानसून पवनें है, दूसरी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें हैं वो लगभग इन एरियाज में क्या है, बारिश करती हैं। तो असम में जैसे जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें जब इंडिया में एंटर करती हैं, तो गारो खासी जयंती, जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, तो वे उन पहाड़ियों में फंसकर क्या है, वही प्रेसिपिटेशन करती हैं। तो इस तरह से क्या है, इन एरियाज में, पश्चिमी बंगाल में भी, असम में भी और बिहार में भी सबसे ज्यादा बारिश होती है, और लगभग बिहार में तो हर साल क्या है, बाढ़ आती है। इसके अलावा उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है। कि जो हमारा हिमालय तंत्र की नदियां हैं, जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, तो विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। देखिए वो नदियां हिमालय तंत्र ऊपर से बहकर, जैसे गंगा यमुना नदियां हैं, इधर से अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो इस तरह से उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां कहां पर मतलब बाढ़ लेकर आती हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लेकर आती हैं। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून के द्वारा होती है। देखिए जब मानसून का निवर्तन ऋतु होती है, मतलब मानसून के लौटने की ऋतु होती है, तो इंडिया में पूरी तरह से मानसून हर एक एरिया से क्या है, लौट चुका होता है। केवल लास्ट का जो हमारा साउथ में जो तमिलनाडु है, वहां पर क्या है, नवंबर दिसंबर के महीने में, नवंबर से अगर हम जनवरी देखें तो वापस लौटती हुई मानसून पवनों से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो उस बारिश से क्या है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है नवंबर से जनवरी महीने के बीच में, किससे, वापस लौटती हुई मानसून पवनों के द्वारा। देखिए असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा, इन क्षेत्रों में बाढ़ आने से और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए देश की आर्थिक व्यवस्था पर कैसे प्रभाव
प्रभाव पड़ता है जब इन एरियाज में बाढ़ आती है। देखिए जो जहां पर एग्रीकल्चर होती है, जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है, अगर उसमें बाढ़ आ जाए तो उसके चलते क्या होता है, सारी की सारी फसल खराब हो जाती है और कई कई दिन तक, कई कई महीनों तक वहां पर क्या है, पानी भरा रहता है, जिससे और दूसरी फसल भी वहां पर नहीं उगा सकते। तो इस तरह से देश की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए ये जो एरियाज हैं, इनमें लगभग, जैसे असम है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार में, इन एरियाज में लगभग हर साल बाढ़ आती है और एग्रीकल्चर जो एरिया है उसको हर साल नुकसान पहुंचता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचे जैसे जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। देखिए बाढ़ जो डिजास्टर है उसका इफेक्ट केवल क्या है, एग्रीकल्चर पर ही नहीं पड़ता, फसलों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बाढ़ के आने से और क्या क्या हमें नुकसान होता है। जैसे हमारी सड़कों पर पानी भर जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज है वो बंद हो जाती है, रेल पटरियों पर पानी भर जाता है, जिससे रेल की जो सर्विस है वो बंद हो जाती है, पुल होते हैं वहां पानी भर जाता है, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। देखिए जब बाढ़ आती है तो बाढ़ हर जगह पानी पानी होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें भी क्या है, पानी भर जाता है। तो इस तरह से बाढ़ ना सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि बाढ़ से सड़कें, रेल पटरी, पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां, जैसे देखिए जो वाटरबोर्न डिसीजेस है, जब कई कई दिन तक पानी एक जगह पर इकट्ठा रहता है, खड़ा रहता है, तो उससे कई तरह की वाटरबोर्न डिसीजेस पैदा हो जाती हैं, जैसे हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां। देखिए जो जैसे खड़ा पानी क्या है, सड़ जाता है, तो उसके सड़ने से वहां पर कई तरह की क्या है, बैक्टीरिया उत्पन्न पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से कई दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां वहां पर फैल जाती हैं। इस तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत अधिक हमें डिजास्टर देखने को मिलता है, जैसे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है, सड़कें, रेलें, पुल, मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचता है और कई तरह की डिसीज भी वहां पर पैदा हो जाती हैं। देखिए बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। बाढ़ अपने साथ इतना डिस्ट्रक्शन लाने के बावजूद भी हमें बाढ़ से कुछ एडवांटेजेस भी मिलती हैं। कौन से लाभ मिलते हैं, जैसे हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। देखिए जो इंडिया का उत्तरी भारत का मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान सबसे फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वहां पर हिमालय तंत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदानी एरियाज में एंट्री करती हैं तो वहां पर उत्तरी भारत के मैदान में जो अपने साथ लाई गई गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वहां पर जमा कर देती, मतलब अपने साथ जो एल्यूवियल लेकर आती है, जो फर्टिलिटी अपने साथ लेकर आती है, वो कहां पर जमा कर देती है, उत्तरी भारत के मैदान में। जो बांगर खादर दो एरियाज हैं, मतलब जो खादर एरिया है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। तो इस तरह से खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। देखिए अगर लैंड फर्टाइल होगी तो वहां पर प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो इस तरह से बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मंजोली जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, जिससे चावल की फसल अच्छी होती है। देखिए जो मंजोली द्वीप है जो असम में स्थित है, मंजोली द्वीप वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो उस आइलैंड में क्या है, हर साल बाढ़ आती है, जिसके चलते वहां पर चावल की खेती अच्छी होती है। देखिए चावल को उगने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो मंजोली द्वीप में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण वहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा होते हुए वहां पर हर साल चावल की फसल अच्छी होती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। देखिए हमें सिर्फ क्या एडवांटेज मिलती है बाढ़ की, कि हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है जहां पर बाढ़ आकर, मतलब बाढ़ का पानी जहां पर खड़ा होता है। लेकिन उपजाऊ मिट्टी के मतलब ये जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये क्या है, बहुत ही गौण मात्र है, मतलब बहुत हमारे लिए छोटी सी एडवांटेज है। अगर हम इसका डिस्ट्रक्शन देखें तो उस एडवांटेज के सामने डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा, मतलब एडवांटेज कुछ भी नहीं है डिस्ट्रक्शन के सामने। इसलिए ये लाभ भीषण नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर साल बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, हर साल जिन जिन स्टेट्स में बाढ़ आती है उन गवर्नमेंट को वहां का देखिए ध्यान
ध्यान रखना पड़ता है। जिन जिन एरियाज में, जिन जिन खेतों में बाढ़ का पानी जमा होता है, सरकार को उन किसानों को क्या है, मुआवजा भी देना पड़ता है, क्योंकि उनकी फसल वहां पर बाढ़ के चलते खराब हो जाती है। तो इस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारें हर साल बाढ़ से जो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, जैसे वाटर बोर्न डिसीजेस हो गया, फसलें खराब हो गई, तो इस तरह से इस गंभीर स्थिति से क्या है, हर साल अवगत होती है और उन किसानों को और वहां जो बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति हैं उन सबको क्या है, राहत देती है। देखिए, बाढ़ को कम करने के कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं जिससे बाढ़ के पानी को कम से कम फैलने से रोका जा सके। देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, मतलब इस तरह से बाउंड्रीज बनाना वहां पर जिससे नदी का पानी कम से कम बाहर फैल सके। नदियों पर बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाने से क्या है, बाढ़ का पानी काफी हद तक रोका जा सकता है। वनीकरण करना यानी फोरेस्टेशन करना, फोरेस्टेड एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही बाढ़ के चांसेस कम होंगे। और बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है नदियों की ऊपरी जल ग्रहण वाला जो एरिया है वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना, जिससे बाढ़ को हम बहुत कम कर सकते हैं। नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना। देखिए, जहां पर नदियां, ये पता है कि इस नदी में बाढ़ आती है हर साल, मतलब उन नदी वाहिकाओं पर जो बसे लोग हैं वहां पर जो सेटलमेंट उन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको कहीं और सेटल कर देना, कहीं और उनको मकान बनाकर दिए जाए। तो इस तरह से नदी वाहिकाओं पर बसे हुए लोगों को कहीं और बसाना। और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या की जमाव को कम करना। जो बाढ़ग्रस्त मैदान है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, उन मैदानों में पॉपुलेशन को कम करना ताकि वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाढ़ में ना फंस सके। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकता है। देखिए, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, साइक्लोन कहां पर आते हैं, कोस्टल एरिया में आते हैं। जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर क्या सिचुएशन का, क्या सिचुएटेड करना चाहिए, क्या वहां पर होना चाहिए। देखिए, चक्रवात सूचना केंद्र, जो साइक्लोन इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, जिसके द्वारा हमें साइक्लोन्स आने से थोड़ी देर पहले हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर शायद साइक्लोन आ सकता है। तो इस तरह से कोस्टल एरियाज में चक्रवात सूचना केंद्र स्थापित करना जो तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सके। देखिए, अगर हमें पहले ये पता चल जाए कोस्टल एरियाज में कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, तो वहां पर रहने वाले लोग क्या करें, वहां पर उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले जाए। तो इस तरह से जो तूफान का उफान एक तरह से जो एकदम से तूफान आता है, एकदम से वाटर राइज होता है, उसके प्रभाव को वहां पर कम किया जा सके। तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो बाढ़ के पानी को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बाढ़ है वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत अधिक लॉस होता है। कई कई महीनों तक वहां का पानी नहीं सूखता। तो इस तरह से बाढ़ भी, भूकंप, सुनामी और जो हमने जो पीछे किया था जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उनकी तरह क्या है, बाढ़ भी एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। तो यहाँ पर हमारा बाढ़ कंप्लीट होता है। इससे आगे जो दूसरा डिजास्टर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।